नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सियासी लिहाज से देखें तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई है। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीजें साफ साफ कह दी हैं। अब तक कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो बना है, जो तकरीबन डेढ़ 2 दर्जन से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियों का गठबंधन है, जो इस बात की कोशिश में था कि पूरे देश में भाजपा या उसके समर्थित दलों के विरोध में जितने भी राजनीतिक दल हैं वे मिल करके एक बड़ी एकता बनाएं, ताकि कोशिश तो ये भी की जा रही है कि एक लोकसभा सीट पर सभी विपक्षी धड़ों को मिलाकर एक कैंडिडेट उतारा जाए। अभी इस पर मीटिंगें चल रही हैं, रणनीति बन रही है, उनकी बैठकें होने वाली हैं, कुछ हो चुकी हैं और कुछ होंगी। इन सारी बैठकों के साथ समानांतर रूप से कोशिश ये की जा रही है कि जिन दलों को भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक समर्थक नहीं माना जा रहा, उनके विरोधी माना जा रहा, उन दलों को इंडिया में शामिल करने की भी कोशिश की जाए। और उत्तर प्रदेश का चुनाव या चुनावी समीकरण किसी भी लोकसभा चुनाव में बेहद अहम होता है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं, सियासी गलियारों का एक मुहावरा, एक लोकोक्ति जैसा है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। तो राज्यसभा चुनाव तो वहां राज्य के विधानसभा चुनाव तो वहां हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से वहां 22वें चुनाव में सरकार बना चुकी है। लेकिन लोकसभा के लिहाज से कहें तो 80 सीटें लोकसभा की होती है, और 80 सीटें इतनी सीटें हैं जो कई छोटे छोटे राज्य मिला लें तो दर्जनों राज्य मिला लें तो उनके बराबर तो केवल उत्तर प्रदेश की सीटें। इतनी बड़ी सीट कहीं दूसरे राज्य की नहीं। इस लिहाज से भी ये वाक्य बहुत मौजूद हो जाता है कि लखनऊ से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। और इंडिया गठबंधन के सामने एक बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश के गठबंधन को लेकर के थी। आज ही एक खबर ये भी आ रही थी कि कांग्रेस की तरफ से एक उड़ती उड़ती सी बात आ रही है, अभी ऑफिशियल इस पर कोई बयान किसी बड़े नेता का नहीं आया है, कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 21 सीटें मांग रही है। संभव है कि ऐसे बयान इंडिया गठबंधन या बनते हुए इंडिया गठबंधन को भीतर से कमजोर करने और उनके बीच की लड़ाई को मजबूत करने के लिए दिलवाए भी जा रहे हैं। जैसे मीडिया में लगातार बहस होती रही कि जयंत चौधरी इधर है कि उधर है, वो इंडिया में है कि कब चले जाएंगे एनडीए में। वैसे ही एक बड़ी बहस उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा चुनाव को लेकर के ये कयास लगाने की थी कि बहुजन समाज पार्टी क्या इंडिया गठबंधन के साथ आएगी। क्या बहुजन समाज पार्टी को अभी भी ये लगता है कि जो उसकी विचारधारा है, फूले शाहू अंबेडकर पेरियार की विचारधारा, मान्यवर कांशी राम की विचारधारा, जिस विचारधारा को अगर केंद्र में रख के बात करें तो वो आइडिया ऑफ इंडिया की विचारधारा है। बहुजन समाज पार्टी ने दावा किया था कि जिन सामाजिक और सांस्कृतिक वंचना के तबकों को आजादी के बाद भारत बनने में वो जगह नहीं मिली जिसकी वो हकदार थे, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन का नाम है जो उनको उनका हक दिलाएगी। और उस हक में, इस वैचारिक लड़ाई में, एक सांस्कृतिक लड़ाई में, इस राजनीतिक लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा बहुजन समाज पार्टी के सामने अगर आज की तारीख में कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। दीगर बात है कि मान्यवर कांशी राम ने जो एक बड़ी एका बनाने की कोशिश की, 85% एकजुट कर रहा, उनको लेकर के उनका पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा किया और एक वैचारिक सांस्कृतिक आंदोलन को सियासत की जमीन पर उतारा भी। एक क्रांति का नाम है बहुजन समाज पार्टी, मैं आज भी कहता हूं। लेकिन उसी मान्यवर कांशी राम को यह भी एक दिन देखना पड़ा कि उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों के बदलने पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से समर्थन लेकर के सरकार भी बनानी पड़ी। और 3-3 बार बहुजन समाज पार्टी ने उनकी सरकार बनाई उनके समर्थन से। और लोग तो तस्वीरें वो भी चलाते हैं कि 2002 के दंगे के बाद जब बड़े बड़े नेता आलोचना कर रहे थे नरेंद्र मोदी की, मायावती जी गुजरात चुनाव प्रचार करने भी जाती है। लेकिन इतिहास में पन्ने चूंकि पलट जाते हैं, गठबंधन करने के बाद
शर्त ये रखी गई, मान्यवर कांशीराम से भी ये पूछा जाता था कि भाई आप तो जिसके खिलाफ वैचारिक लड़ाई आप उसके साथ समर्थन में चले गए। तो मान्यवर कांशीराम एक बात बड़े दमदारी से कहते थे कि हाँ आप हमें कहते हैं कि अवसरवादी हैं तो हम अवसरवादी हैं, क्योंकि हम उन लोगों की राजनीतिक नुमाइंदगी करते हैं जिनको कभी अवसर ही नहीं मिला। मगर आज 2022-23 में जब खड़े होकर के आप मान्यवर कांशीराम के उस कदम का विश्लेषण करेंगे, और करना चाहिए, कि बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाती है और इसका फायदा उस पूरे तबके को मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो एक क्रांति का काम था इस देश में, एक बहुत बड़े सूबे में कोई दलित महिला अगर मुख्यमंत्री बने और उसने जो कानून व्यवस्था से लेकर के सब वैचारिक काम किए, आप इसमें कोई इफ बट कर ही नहीं सकते। आपको लगेगा कि अगर उत्तर भारत में मंडल के बाद की पूरी राजनीति में आपको ये बात समझनी होगी कि इस पूरी राजनीति का पूरा समीकरण बिना मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक जगह के बिना अधूरा होगा ये विश्लेषण। मगर आज जब आप खड़े होकर देखेंगे कि आरएसएस इतना मजबूत हो गया, और बामसेफ जो मान्यवर कांशीराम ने बनाया था, कहने वाले तो बामसेफ वाले ये भी कहते हैं कि उसको कमजोर तो बसपा नहीं किया, आज बामसेफ के कई धड़े हैं। तो जो वैचारिक लड़ाई होनी थी, जिसका नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी कर रही थी, आज तो सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आरएसएस और आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर पहले दबे दबे मन से कहते थे कि हमें संविधान को बदलना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, आज प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार साफ तौर पर खुलेआम लेख लिख करके कह दे रहे हैं कि इस देश के संविधान को बदलना है, क्योंकि ये संविधान गड़बड़ है, औपनिवेशिक मानसिकता का है। मैं उस बसपा को याद कर रहा हूं, देश की एकमात्र राजनीतिक पार्टी, और दुनिया भर में इसका कोई सानी नहीं है, जिसकी रैलियों में उस देश का संविधान लोग खरीदते हैं, लोग अपने घर ले जाते हैं याद के तौर पर। मैं उस मिशन और मूवमेंट की बसपा को खोज रहा हूं, सैल्यूट है उस पूरे मूवमेंट को। मगर जब भारत के संविधान को बदलने की बात की जा रही है, मगर जब इस देश में सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे हम, नया संविधान की कॉपियां सोशल मीडिया पर तैरती हुई दिख रही है। स्वतंत्रता, समानता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, इन शब्दों को कहा जा रहा है कि अब इनकी क्या जरूरत है। इसका संकेत सीधा सीधा ये जा रहा है कि अब भारत के संविधान को बदलो और जिसके जहन में मनुस्मृति हो उसे लागू कर दो, और कोई भी थोड़ा भी सजग व्यक्ति है तो उसे आगामी 2024 और 25 में यह खतरा सबसे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मगर आज की तारीख में अगर बहुजन समाज पार्टी ने यह फैसला लिया कि वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी, क्योंकि उसे गठबंधन की राजनीति में फायदा नहीं हुआ। भाई यही बात तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बोला। अच्छा, फायदा नहीं हुआ तो लोग तो ये भी सवाल एक पूछते हैं ना कि 5 सीटें थी 2014 के चुनाव में, समाजवादी पार्टी जब अकेले लड़ी, और बसपा की लोकसभा सीटें थी 0। 2019 में एक ऐतिहासिक गठबंधन हुआ, और आज भी कई बार मुझे तो ये महसूस होता है कि गांव कस्बों में चले जाएं आप, तो जो भी थोड़ा भी सजग और जागरूक दलित, पिछड़ा, आदिवासी है ना, वो चाहता है कि ये सारे लोग मिलकर लड़ें, क्योंकि संविधान ही खतरे में है। लेकिन गठबंधन हुआ, और गठबंधन के बाद सपा की सीटें तो 5 ही रह गईं, और वोट न ट्रांसफर होता तो 0 से 19 में 10 सीटें बसपा की कैसे आ गईं? ये सवाल लोग पूछते हैं, और राजनीतिक विश्लेषण में इस सवाल का जवाब देना होगा। और इसके बाद यह आरोप लगाया जाए कि आप वोट ट्रांसफर नहीं करा पाते इसलिए हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे। तो भाई ऐसे तो सपा को कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना चाहिए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस का कहने वाले ये कहते हैं कि उसका कोई वोट बैंक ही नहीं बचा है उत्तर प्रदेश में, फिर तो गठबंधनों का कोई मतलब ही नहीं होगा। कई बार गठबंधन इसलिए भी होते हैं कि वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करते हैं। गठबंधन ये तय करते हैं कि हम वर्तमान निजाम के इन मुद्दों पर सहमत नहीं है, इसलिए हम कुछ बुनियादी मुद्दों को केंद्र में रख करके एक बड़ी एकता बनाते हैं ताकि सत्ता बदले। वो कहते हैं ना, समाजवादी आंदोलन का एक नारा भी था, रोटी को पलटते रहना होगा, एक तरफ रोटी रहेगी तो वो जल जाएगी। और आज जब आप ये कहें कि कोई वोट ट्रांसफर नहीं होता इसलिए हम गठबंधन नहीं करेंगे, तो इससे तो ये एक राजनीति में ऐसी दिशा में चला जाएगा
कल्पना करिए 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। अगर बहुजन समाज पार्टी ये दावा करती है कि उसका वोट बैंक सबसे पुख्ता वोट बैंक है, उसमें कोई सेध नहीं लगती, जिधर उनके नेता कहते हैं उधर वो वोट जाता है, तो वो वोट परसेंटेज गिर कर अगर 12 पर आ गया और केवल एक विधानसभा में उनका सदस्य चुनकर आया, जिसके लिए कहा जाता है कि वो अपने बल पर आया, उसमें बहुजन समाज पार्टी की भूमिका नहीं है, फिर इसका विश्लेषण कैसे होगा। इसका मतलब ये कि वोट बैंक कोई फिक्स चीज नहीं है। और बसपा प्रमुख अगर ये बात कह रही हैं तो इसकी कई मायने निकाले जा सकते हैं। और लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई आज की तारीख में अगर आप एक खेमा बना हुआ है, इस खेमे में अगर आप थर्ड फ्रंट में हैं, तो बुरा नहीं है। राजनीति में कोई व्यक्ति इसे ये नहीं कह सकता कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे और तीसरे बिंदु में बसपा प्रमुख ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में साफ तौर पर यह कहा भी है कि हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी एक है, दोनों 19-20 का अंतर है, कोई बहुत खास अंतर नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिहाज से, दलितों के लिहाज से, पिछड़ों के लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी रही है। अगर आप बहुत गहराई में जाकर के विश्लेषण करेंगे तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर मैं भी सहमत हो जाता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी कुछ मुद्दों पर एक जगह खड़ी हो जाती है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें दोनों में फर्क अगर नजर आ रहा है और न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बनाने की कोशिश की जा रही है। अधिकतम सहमति पर नहीं, गठबंधन का अर्थ कतई नहीं है कि आप अपने वैचारिक शत्रु से गठबंधन कर लें और कांग्रेस से अगर गठबंधन कर लें तो इसका अर्थ कतई नहीं है कि कांग्रेस के सारे कल के बुरे कामों को आपने वैधता दे दी। ऐसा कतई नहीं होता। अगर ऐसा होता तो समाजवादी पार्टी से 19 में गठबंधन हो चुका है, फिर तो आज की तारीख में बसपा या बसपा के किसी व्यक्ति को सपा के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं, और सपा के किसी व्यक्ति को बसपा के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं। सपा के किसी व्यक्ति को 2017 में कांग्रेस गठबंधन हो जाने के बाद कांग्रेस की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं। और 2-3 बार जो पार्टी भाजपा के समर्थन से सरकार बना चुकी हो, उसे फिर वैचारिक सवाल उठाने का इस समय, जब भारत का संविधान बदलने का खतरा आपके सामने है, देश की सारी निजी संपत्ति, सारी निजी जमीनें, सारे सार्वजनिक संस्थान प्राइवेट हाथों में बेच दिए गए, आरक्षण पर अब तक का सबसे संगठित हमला जिस दौर में किया जा रहा हो, जिस समय प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है और सरकारी सेक्टर प्राइवेट हाथों में बेच दिए जा रहे हो, उस समय ये सवाल तो बनता है कि अगर आप अब भी इस बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर के किसी मोर्चे में शामिल नहीं हो रहे हैं तो लोग आपसे सवाल करेंगे। मैं इसका पॉलिटिकली ये आप कर सकते हैं, भारतीय राजनीति में इसकी भी गुंजाइश है, थर्ड फ्रंट की गुंजाइश, और कई बार तो थर्ड फ्रंट ने सरकार बनाई है। लेकिन अगर खतरा इतना साफ दिख रहा है तब एक कदम किसी भी सजग राजनीतिक दल को जरूर उठाना होगा, विचार के साथ, कि उनके किसी भी कदम से संविधान बदलने की बात करने वाले, मनुस्मृति को दिल में रखने वाले, आरक्षण को खत्म कर देने वाले, दलितों पर हिंसा हो, आदिवासियों की जमीन छीनना हो, अल्पसंख्यकों की लिंचिंग हो, किसी भी पैमाने पर बनाए तो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की सबसे ऊपर है इन सब मामलों में। और अगर इन मामलों को ध्यान में रखते हुए आपके किसी फैसले का फायदा अगर भारतीय जनता पार्टी को फिर से मिलने जा रहा है या मिलता हुआ दिख रहा है, या आपके वोटर को लगता है, कई बार ये वोटर पूछता है ना कि आप अगर अगर अकेले आपको लड़ना था तो 22 के चुनाव में एक संकेत मिला ना, केवल एक विधानसभा सीट, और वो भी अपने दम पर। इसका मतलब कि अगर आपका वोटर पूरा आपके साथ नहीं है तो आपको अपना वैचारिक राजनीतिक प्रतिनिधि मानने वाला वोटर अगर ये देखेगा कि आप अगर नहीं जीत पा रहे हैं तो वो किधर जाएगा। और अगर वो बीजेपी की तरफ चला गया, जिसकी गुंजाइश तमाम विश्लेषक ज्यादा मान रहे हैं, अगर वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया, फिर क्या होगा। क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कहते हुए हम काम चला लेंगे। माननीय कांशीराम ने भी तो कहा था कि एक सांप नाक है, एक नागनाथ है, और 3 बार सरकार उनके साथ बनानी पड़ी। इसका मतलब कुछ समय बदलने पर आपको कुछ निर्णय तो ऐसे लेने पड़ेंगे। और मैं आज भी कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन और खासकर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें बिना मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल किए विपक्ष का जीत पाना एक चुनौती होगा। आज भी मैं इस देश के एक बड़ी नेता के रूप में बहन जी को देखता हूं।
आज भी मैं कह रहा हूं कि जो लोकेशन उनकी है, जो काम उन्होंने किए हैं, जो संघर्ष उन्होंने किए है, इतना संघर्ष इस देश की राजनीति में बहुत कम लोगों ने किया है। मगर आज की तारीख में जब लोग जेल में जा रहे हैं, नेताओं को ईडी सीबीआई के नाम पर चुनी हुई सरकारें गिरा दी जा रही हैं, ऐसे समय में बीजेपी के खिलाफ खड़ा होने के लिए मुझे लगता है कि आज बसपा को ये स्टैंड लेना चाहिए था कि हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से भाजपा को हराने के लिए ये रणनीति बनाते हैं, ये फार्मूला देते हैं। इस फार्मूले पर बाकी विपक्षी दल अपना निर्णय सुनाएं कि वो क्या सोचते हैं। तब मुझे लगता कि बहुजन समाज पार्टी संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र में मनुस्मृति को मानने वाले राजनीतिक दल के खिलाफ एक वैचारिक लड़ाई लड़ रही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है और अगर आपके किसी भी कदम का फायदा बीजेपी को होता है, तो संविधान अगर बदल गया तो फिर कांग्रेस और बीजेपी भले एक रहें, कांग्रेस और सपा में 20 कमियां, कांग्रेस में 20 कमियां, आरजेडी में 20 कमियां, राष्ट्रीय लोकदल में 20 कमियां, ये सारी कमियां गिनाते एक दूसरे का हम रह जाएंगे। और 25 में जाते जाते अगर कोई नया संविधान आ गया तो संविधान में किसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा? उनका नुकसान सबसे ज्यादा होगा जिनकी रैलियों में संविधान की प्रतियां बिकती हैं और लोग शौक से खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। सैल्यूट करता हूं बहुजन समाज पार्टी के इस पॉलिटिकल कल्चर को, और इसीलिए मैं बहुजन समाज पार्टी के नेता और उनके अगुआ से ज्यादा उम्मीद करता हूं कि जब बात संविधान के खात्मे तक आ गई, तब आपका ये निर्णय कि हम किसी के साथ शामिल नहीं होंगे, हम अकेले लड़ेंगे, ये कहीं ना कहीं जो तटस्थ होने का निर्णय होता है, कई बार वो निर्णय एक तीसरे खेमे की बजाय उस सत्ता वाले खेमे को ज्यादा सुकून पहुंचाता है, उनके पास खड़ा हो जाता है। क्योंकि शेर अगर सबसे दमदार पॉलिटिकल पावर अगर उत्तर प्रदेश के राजनीति में मायावती जी हैं, और अगर ये पूरे दमदारी से आज की तारीख में ये एक दावा कर दें, तुम्हें ईडी भेजनी है, तुम्हें सीबीआई भेजनी है, तुम्हें जेल में डालना है, डालो। हमारा बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता आज की तारीख से संविधान बदलने, मनुस्मृति लागू करने, आरक्षण खत्म करने, सरकारी चीजों को निजी हाथों में बेचने, इन सारे कामों को करने वाले को एक सीट जीतने नहीं देगा। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें अगर बीजेपी ना हार जाए तो दावा करिए। मगर अगर आपका फैसला ये होता है कि हम दोनों में शामिल नहीं होंगे, इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को ही होता दिखेगा। और अगर ऐसा फायदा जा रहा है तो फिर ये तटस्थ होना, निष्पक्ष होना या दोनों को एक बता देना, अतीत की गलतियों को गिनाते रहना, इससे कोई लाभ इस देश की जनता और उत्तर प्रदेश की आवाम को नहीं मिलेगा। ये मेरा मानना है। और मुझे मेरा मानना ये है कि उम्मीद ऐसा करता हूं अभी भी कि बहुजन पार्टी के सुप्रीमो, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो एक बार फिर से चुनाव नजदीक आने पर अपने निर्णय पर पुनर्विचार जरूर करेंगे। और अगर पुनर्विचार नहीं करती है तो इस निर्णय का फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखेगा। और इस निर्णय के पीछे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि भाजपा कई जगहों पर ऐसे लोगों को खड़ा कर देती है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई, जो संविधान को बचाने की लड़ाई को कमतर किया जा सके। आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।